देखिए, आज मैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन का कंपाउंड है। इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन मिल जाए तो बन जाएगा H2O2। तो इसकी प्रिपरेशन का तरीका है, पहला मर्ग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये आपके पास सोडियम परऑक्साइड है। इसका रिएक्शन आपने कोल्ड और डाइल्यूट H2SO4 पे करवाना। क्या होगा, पॉजिटिव इसका नेगेटिव, सोडियम सल्फेट और H2O2। ये H2O2 को बनाने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड। इसमें क्या करना है, आपको बेरियम परऑक्साइड लेना है और वो भी हाइड्रेटेड। आप कहेंगे ये क्यों ले लिया आपने, वो मैं रीजन बता देता हूं। और इसमें भी आपने H2SO4 मिला दिया डाइल्यूट। क्या होगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, ये एज इट इज बाहर निकल जाता है। ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट और H2O2, जैसे इसे कराया था। ये एज इट इज बाहर निकल जाता है, इसका बन जाता है प्रेसिपिटेट। और ये आपको चाहिए था, बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको एनहाइड्रस क्यों नहीं ले लिया, ये क्यों लिया वाटर? क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो ये प्रेसिपिटेट बना है, ये अगर मैं अकेला बेरियम हाइड्रो ये ले लेता परऑक्साइड, तो ये क्या करता, बेरियम परऑक्साइड जो है, अगर ये एनहाइड्रस होता तो ये इसके चारों तरफ से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। क्या करेगा, ये इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, इसके चारों तरफ। और इसका जो फर्दर रिएक्शन होता, फर्दर प्रेसिपिटेशन होता, उसे रोक देता है ना। तो लिख सकते हो आप यहां पर, देखो, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड is used in this reaction because in case of anhydrous barium peroxide, barium sulfate formed है ना, form a protective layer around बेरियम परऑक्साइड। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं लेते, केवल एनहाइड्रस ले लेते, तो ये जो बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या बना देता है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर, so that further precipitation of barium peroxide is not occur। ये नहीं हो पाता, इसलिए इसको हाइड्रेटेड यूज करना चाहिए। लिख लो, कई बार पूछा जाता है। आ गया समझ में? अब आप देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने क्या करा, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। 50% H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराती हैं आप जानते हैं, लिख लीजिए।
इसको ब्रेक कर दीजिए। इधर लिख लीजिएगा एट कैथोड, इधर एट एनोड। अब कैथोड होता है आपको मालूम है नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे कौन चला जाएगा? पॉजिटिव। और इस पर होता क्या है? कैथोड पे रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कर लो, दो पॉजिटिव हैं, दो इलेक्ट्रॉन। इधर क्या होगा? HSO4, दो मॉलिक्यूल ले लो। इधर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो माइनस हैं, बाहर निकाल दीजिए। तो ये बन जाता है मार्शल एसिड, या इसको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इसका आप क्या करना, फर्दर इसको डाइल्यूट कर देना। तो आप देखोगे आपके पास H2O2 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपने इसकी करा दी तो आपको एनोड पर H2O2 मिल जाएगा और कैथोड पे हाइड्रोजन मिल जाएगी। लिख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हो गया क्लियर? अब आप देखो इसका स्टोरेज कैसे करते हैं। लिख लो स्टोरेज ऑफ H2O2। तो पहला तो ये है कि आ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या एसीटानाइलाइड या ग्लिसरॉल इज एडेड। क्या फायदा होता है? इनमें से कुछ भी एक मिला सकते हैं आप। इसको मिलाने से है ना क्या होता है? रिटार्ड द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। मतलब ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं ये नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को स्लो कर देते हैं। अगर इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे तो H2O2 को डिकम्पोज हो जाएगा वाटर प्लस ऑक्सीजन। दूसरा, जो बॉटल लो आप जिसमें इसको स्टोर करो वो वैक्स लाइन्ड होनी चाहिए, वैक्स लाइन्ड बॉटल। क्यों? अगर ये रफ सरफेस हुआ तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि H2O2 को जो रखना है वो वैक्स लाइन्ड बॉटल में रखना है ना। क्योंकि रफ सरफेस अगर आपने ली, रफ सरफेस वाली अगर बॉटल ले ली आपने, तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा H2O2। ये ध्यान रखिए। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है, अक्सर कर पेपर में पूछी जाती है। अब लिखो प्रॉपर्टी, हेडिंग लिखो प्रॉपर्टी। तो पहला लिखिए, ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है। क्यों होता है? कोई पूछ ले तो लिख लो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा और H आ रहा है इसके अंदर। दूसरा ये है कि ये पानी से डेंस होता है, डेंस देन वाटर। समझ में आ रहा है आपको? और इसी में लिख सकते हैं ये लेस वॉलेटाइल होता है, क्योंकि विस्कस ज्यादा है ना, तो वॉलेटाइल पावर इसकी कम होती है। और ध्यान रख लें
कि जो प्योर H2O2 होता है ये थिक सीरपी लिक्विड होता है, सीरपी लिक्विड होता है। और कैसा होता है? ब्लू कलर, अगर प्योर है तो ये ध्यान रखें, अगर ये प्योर है तो ब्लू कलर का थिक सीरपी लिक्विड होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम H2O2 का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तक तो मैंने बता दिया है आपको। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। तो पहला है डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होता है साहब? H2O2 जो होता है ये अनस्टेबल लिक्विड होता है। तो ये ब्रेक कर जाता है। बैलेंस कर लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि H2O2 जो होता है ये वीक एसिड होता है। अगर आप इसको वाटर में डाल दें, इसको मैंने वाटर में डाल दिया तो ये अपना एचाइन इसको दे देता है। एसिड जानते हो आप क्या होता है ना? जो वाटर में डालने पर अपना एचाइन लूज कर दे। तो अगर इसमें से एचाइन निकल जाएगा तो सोचिए ये बचेगा, और वाटर जो है वो एचाइन ले लेगा, ये बन गया। तो ये जो होता है ये वीक एसिड होता है क्योंकि ये अपना एचाइन इसको डोनेट कर देता है। ये जो बना है आपके पास, इसको आप फिर से ब्रेक कर सकते हैं वाटर के अंदर, ये फिर एचाइन दे देगा। इसका मतलब आपने देखा कि जो H2O2 था उसने कुल मिलाकर कितने एचाइन लूज कर दिए? 2। तो इसका मतलब H2O2 जो है ये डाई बेसिक एसिड। दो एचाइन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाए। देखिए इट फॉर्म 2 टाइप ऑफ सॉल्ट। पहला, आपने क्या करा, इसमें बेस मिला दिया H2O2। अब आपको मालूम है ये अपना एचाइन लूज कर देता है। वो एचाइन जो है वो OH लेके चला गया एज ए वाटर। तो सोचिए अगर H2O2 में से एचाइन निकल गया, H2O2 में से एचाइन निकल गया तो क्या बचा? HO2। और इधर से क्या बचा है? Na। तो ये सॉल्ट बन गया। देखिए H2O2 2 एचाइन निकाल सकता है, डाई बेसिक है, लेकिन अभी इसने कितना H निकाला है? 1। H OH लेके गया, तो एक H अभी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये जो बनता है इसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। ये पूछा जाता है ये कौन सा सॉल्ट है। अगर आपने क्या करा, एक NaOH की बजाय 2 NaOH ले ली और H2O2 का रिएक्शन करा दिया, और मान लो H2O2 ने दोनों एचाइन निकाल दिए, तो क्या बनता है सोचिए? ये Na के संग अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये लिख लीजिएगा। अगर इसमें से दोनों OH लेके चले गए, हाँ ये बन गया, दोनों OH लेके चले गए तो ये बन जाएगा। ये क्या है? सोडियम परऑक्साइड, है ना? लिख लीजिएगा। तो ये जो सॉल्ट है ये कहलाता है नॉर्मल सॉल्ट।
मैंने एक टाइप ऑफ सॉल्ट की वीडियो बनाई है, वो देख लीजिए। उसमें आपको 6 टाइप के सॉल्ट जो है वो बता रखे हैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। तो सॉल्ट को कैसे पहचाना जाता है ना, ये बताया है। अगर आपके अंदर H2O2 कितना डाइजेसिक है, 2H निकाल सकता है, लेकिन उसने एक ही H इको H लेके गया, दोनों H नहीं निकाले, तो जो बनेगा सॉल्ट वो एसिडिक होगा। अगर दोनों निकाल दिए H, जैसे इसमें दोनों H दोनों OH ले गए, तो चीज नॉर्मल हो जाती है। लेकिन देखिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जो H2O2 होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या करेगा ये, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ब्रेक होकर नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब इसके कुछ रिएक्शन देखिएगा। जैसे आपने क्या करा, एसिडिफाइड, मतलब फेरस सल्फेट में एसिड मिला दिया, इसको कहते हैं एसिडिफाइड फेरस सल्फेट। या आपने ले लिया, मान लीजिए एसिडिफाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम हो गया एसिडिफाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। है ना, K3 होता है फेरी, K4 होता है फेरो। या आपने ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड। है ना, इसमें से किसी में भी आपने H2O2 का नेचर चेक करना चाहा तो आपने H2O2 मिला दिया, तो क्या करेंगे आप, तो देखिए H2O2 ब्रेक होके क्या देता है, वाटर प्लस O। तो हर रिएक्शन में वाटर तो निकलना ही निकलना है, ये तो आप लिख दो। और ये जो O निकला है ना, ये जो O निकल रहा है बाहर, ये इसको क्या कर देगा, जिसके संग ये H2O2 रिएक्शन कर रहा है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बताइए फेरस के ऑक्सीडेशन पे क्या बनता है, कई बार पढ़ चुके हैं हम रेडॉक्स में। फेरस से बनता है फेरिक, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हो जाता है। याद है आपको, यहां पर Fe का 2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां 3 है, तो ऑक्सीडेशन हो गया नहीं हो गया। इस O ने क्या करा, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसे ही यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकाल लो, कितना आ रहा है, 2। तो ये क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब फेरो से फेरी बन जाएगा। अब जो K बचा है वो क्या करेगा, वो सल्फेट के संग K2SO4 बना लेगा। बैलेंस नहीं किया है, ये बता दूं पहले। तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहां चेक कर लो +3। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इसने क्या करा, ये तो पोटेशियम सल्फेट बन गया, लेकिन क्रोमियम क्या बना देता है यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इसको ब्लू क्रोमेट कहते हैं।
आपने पढ़ा होगा CrO5, आपको बताया हुआ है इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, रेडॉक्स में बताया था इस टाइप। ये O सिंगल बॉन्ड वो जो दिखाई दे रहा है इसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। परऑक्साइड लिंकेज में O का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसमें सिंपल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आ जाए तो चेक कर लो, 6 आ जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है, तो ये इसका टेस्ट लीजिए। अगर कोई का H2O2 का टेस्ट बताओ तो आप कहोगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के संग H2O2 ब्लू कलर देता है। देख लिया आपने, अब 3 देख लिया आपने, अब 4th देखिए। तो इससे आपको मालूम पड़ रहा है कि H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लेड सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। आपने क्या करा, इसमें H2O2 पास करा दी, जो पेंटिंग ब्लैक हो जाती है, लेड पेंटिंग जो होती है उनको द्वारा से कलर को रिस्टोर करना है, व्हाइट करना है ब्लैक से। तो इसका रिएक्शन करा दो तो H2O2 टूटकर वाटर तो देगा ही, जो इसमें O निकलता है वो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये लेड सल्फेट बन जाएगा जो कि व्हाइट कलर का होगा। तो अगर कोई पेंटिंग ब्लैक है लेड की तो उसको व्हाइट कर देता है। लिख लीजिए, यहां लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 किस काम में आ रही है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से, इज क्वाइट यूजफुल टू रीस्टोर। ये पूछा जाता है कई बार, रीस्टोर क्या करना है, रीस्टोर बेटे द ओरिजिनल व्हाइट कलर। जो लेड पेंटिंग ब्लैक हो गई है उनको द्वारा से व्हाइट में कन्वर्ट कर देगा, व्हाइट कलर। ये रीस्टोर की जगह रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग द ओरिजिनल व्हाइट कलर, इसका लेड पेंटिंग ऑफ द लेड पेंटिंग। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये रिएक्शन देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लिख लीजिए, अब हेडिंग डालेंगे, ये तो ऑक्सीडाइजिंग चल रहा था, अब आता है रिड्यूसिंग नेचर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और वीक रिड्यूसिंग। ये लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेकिन वीक रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग नेचर भी शो करता है। कैसे, H2O2 का रिएक्शन जिस पे भी करवाओगे ये उसका O ले लेगा, O बाहर निकाल देगा, अभी मैंने बताया था। अगर ये O निकाल दे बाहर तो इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और अगर किसी का O ले तो कहलाता रिड्यूसिंग नेचर। ये बढ़िया है। तो इसने क्या करा, जिससे भी रिएक्शन कराओगे उसका O ले लेगा, है ना, तो ये बन जाएगा H2O + O। तो आप देखोगे इसके रिएक्शनों में जनरली रिड्यूसिंग नेचर में ये दोनों चीज बाहर निकलेगी, जबकि ऑक्सीडाइजिंग में वाटर बाहर निकल रहा था। ये देख रहे हो ना, जितने भी रिएक्शन देख रहे थे सब में वाटर निकल रहा था, रिड्यूसिंग में दोनों चीज बाहर निकलेंगी। तो इसको लिख लो आप, फिर आगे बताता हूं मैं। तो समझ के चलिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगना है नहीं, एक बार अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। तो देखो, रिड्यूसिंग नेचर में 3-4 रिएक्शन आपको दिए जा रहे हैं। जैसे आपने क्या करा, सिल्वर ऑक्साइड पे इसका रिएक्शन करा, क्या करेगा ये, इसका O ले लेगा,
देख रहे हो, इसका O ले लेगा जिससे भी रिएक्शन करा हो, और ये रिएक्शन लेने के बाद क्या बनाता है, H2O प्लस O2। ये तो बनना ही बनना है। जब ये O इसका ले लेगा तो यहां क्या बचेगा, तो सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर में तब्दील हो जाता है। तो आप देख रहे हो इसमें से O निकल गया, तो क्या हो गया इसका रिडक्शन। ठीक है, ये तो आप जानते हो। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है ये पड़ोसी को क्या कर देता है, रिड्यूस, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। मतलब रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइज देमसेल्फ। ऐसे ही एक रिएक्शन बड़ा माना हुआ है H2O2 का ओजोन के संग। ये भी खूब पूछा जाता है। होगा क्या, ये इसका O ले लेगा, वही चीजें बिल्कुल सेम, तो ये बन जाएगा। अब जब इसका एक O निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा, O2, तो इसमें आप 2 लिख लो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए। अब आपने क्या करा, ये ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड और H2O2 मिला दिया। आप सोचेंगे अरे थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है, सही बोल रहे हो, लेकिन यहां पर मैंने क्या करा है, एल्कलाइन मीडियम लिख दिया, ऐसा कोई एल्कली डाल दिया, तो यही रिड्यूसिंग नेचर शो करने लगता है। देखो इसमें मेटल कौन कौन है, पोटेशियम क्रोमियम, तो ये दोनों अपना सल्फेट बना लिए। इन दोनों ने अपना सल्फेट बना लिया, और आपको मालूम ही रिड्यूसिंग नेचर में ये 2 चीज तो निकलनी ही निकलनी। ये आप बाहर निकल, ठीक है, लिखिए आप। एक रिएक्शन और दे देती हैं आपको। अगर आपने क्या करा, पोटेशियम फेरी साइनाइड ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग में क्या लिया था, फेरो, यहां फेरी ले लिया, बेसिक मीडियम, एसिड नहीं मिलाया, बेस मिला दिया, तो इसको बोलते हैं एल्कलाइन पोटेशियम फेरी। K4 होता है फेरो, K3 होता है फेरी, फेरी साइनाइड। और चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप, H2O2 रिएक्शन करवा। तो ये 2 चीज तो निकलनी निकलनी, आंख नीच के देख दो आप, ये तो बननी। अब सवाल ये K3 है, तो यहां Fe का ऑक्सीडेशन कितना है, 3, और ये कर क्या रहा है, इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होगा, इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो K3 से बन जाता है K4। अब आप यहां चेक कर लो, इसका +2, तो बताइए +3 से +2 हो गया है, समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें, ये तो कई बार पूछे गए हैं दोनों। तो ये थी इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लिख लीजिए। लिख लिया, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब 2 प्रॉपर्टी और बची है, वो और देखें। 2 प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, देखो H2O2 जब ब्रेक होता है, अभी बताया था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इस O के निकलने की वजह से क्या शो करता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, है ना। इसी की वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। लिख लो, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 कैसा होता है, परमानेंट होता है, इस परमानेंट, ये ध्यान रखना, इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है ना। और किसकी वजह से आता है, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर।
पूछा जाता है ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या करता है, मान लो आपके पास चीज कोई कलरफुल है, कलरफुल मटेरियल है या आर्टिकल है, उसमें H2O2 पास करा दो तो ये जो O निकल रहा है बाहर, ये इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, तो चीज कलरलेस हो जाती है। तो कलरफुल चीज का कलरलेस हो जाना यही कहलाता है ब्लीचिंग एक्शन। छठवीं प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपके पास एल्कीन है, आप जानते हो जिसमें डबल बॉन्ड है सिग्मा और पाई, तो जिसमें पाई बॉन्ड होता है वो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन। आपने रिएक्शन करा दिया H2O2, तो बताइए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक बॉन्ड हटता है, बीच में से एक बॉन्ड हटा तो दो वैलेंसी फ्री हो जाती है। अब यहां दो H हैं, दो O लगा दी, तो ये बन गया इथिलीन ग्लाइकॉल। ये रिएक्शन आप देखोगे ये आपको एल्कीन में भी मिलेगा, है ना। तो जिसमें डबल ट्रिपल होता है, पाई बॉन्ड होता है, वो एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब एक बॉन्ड हट जाता है, दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो उसमें दो H हैं, दो O हैं, लगा दिए दोनों पे, तो ये बन जाता है, ये कलरलेस कंपाउंड है। और एक बात और भी मालूम होगी, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। कोल्ड क्लाइमेट वाले जो कंट्री होती हैं, जहां जैसे कार का रेडिएटर है उसमें बर्फ जम जाएगी तो कार तो चल नहीं पाएगी, तो उसमें ये डाल देती है इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है, मतलब उस पानी को जमने नहीं देता है। तो ये आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, है ना। अब आप देखेंगे कि इसके यूजेस क्या है। तो यूजेस तो आपको याद रखने, एक तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, हाँ? तो बाजार में आप देखोगे जो टू वॉशिंग बाउंड जो घाव होती हैं उनको क्या करता है, साफ करने के काम आता है। और टीथ है, समझ रहे हो बात को, ईयर है, इसकी वॉश करने का भी काम में आता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। और कमर्शियली नेम जो है मार्केट में जो मिलता है, H2O2 के नाम से नहीं मिलता है, ये मिलता पर हाइड्रोल के नाम से। तो पूछा जाता है इसका ट्रेड नेम क्या है, पर हाइड्रोल। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है अभी कि जो लेड पेंटिंग होती हैं जब वो ब्लैक पड़ जाती हैं तो H2O2 उसमें पास करा दो तो वो लेड सल्फेट बना लेती हैं जो व्हाइट कलर का होता है, तो पेंटिंग साफ हो जाती है। तो कलर को रिस्टोर करने के काम आता है जो लेड पेंटिंग है ना। और तीसरा मैंने आपको अभी बता ही दिया था क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है ना। अगर कभी आपको बाल हैं वो ब्लीच करवाने हैं परमानेंटली तो उसमें H2O2 पास करा दी जाती है। तो ये सब इसके यूजेस हैं, तो मैं लिख देता हूं, पहले इसे लिख लो फिर यूजेस लिख देते हैं। लिख लीजिए, ये तीनों मैंने आपको इसके यूज बता दिए। पहला क्या होता है, ये हेयर ब्लीच के काम आता है और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, मतलब इन्फेक्शन होने से बचाता है। दूसरा एंटीसेप्टिक का काम करता है, आपके जो वाउंड हैं, घाव है, उन्हें साफ करने के काम आता है। और दांत या कान की सफाई करनी हो एंटीसेप्टिक के रूप में तो भी यूज होता है। ये जरूर ध्यान रखना, जो ट्रेड नेम है मार्केट में जो बिकता है ये पर हाइड्रोल के नाम से बिकता है, ये पूछा जाता है ट्रेड नेम। तीसरा है, जो आपके पास लेड पेंटिंग है उनका कलर रीस्टोर करने के काम आता है, जो ब्लैक हो गई है उन्हें व्हाइट करने के काम आता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके यूज। अब हेडिंग डाल दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ H2। H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। ये एंगल जो है ये होता है 94.5 डिग्री, इस टाइप। लिख लीजिए।
चलिए अब इसका हेडिंग ऊपर डाल दीजिए, लिखिए स्ट्रेंथ ऑफ H2O। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान रख लें। तो लिख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is generally expressed in वॉल्यूम। इसे वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे मान लो पेपर में 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा है, इसका मतलब होता है कि 1 लीटर ऑफ H2O गिव्स, अगर ये टूट जाता है तो ये 20 वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है। ऐसे कोई आपसे कहे मेरे पास 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 लीटर H2O2 टूटकर 10 वॉल्यूम या 10 लीटर, अगर इधर लीटर है तो इधर भी लीटर है, इधर वॉल्यूम है तो इधर भी वॉल्यूम लिखना। ये ऑक्सीजन दे रहा है, ऐसे यहां लिख देता हूं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। इसके न्यूमेरिकल कैसे निकलते हैं वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 फार्मूले, पहला स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट। पहला तो ये फार्मूला, एस कहलाती है स्ट्रेंथ जो ग्राम पर लीटर में होती है, एन क्या है नॉर्मलिटी, और ई होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट तो आपको मालूम ही, कई बार बता चुकी हैं, मॉलिक्यूलर वेट ओवर एन फैक्टर। अब जैसे H2O2 की बात करो तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 34, और कौन सा एसिड है H2O2 डाई बेसिक, तो टूट कर 2 H आइन देगा, एन फैक्टर हो गया 2, तो ये H2O2 का इक्विवेलेंट वेट आ गया। दूसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, रेडीमेड फार्मूला है 5.6 इंटू नॉर्मल। और या अगर आपको इसको मोलरिटी के टर्म्स में लिखना है तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2, तो यहां मोलरिटी आ जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी नॉर्मलिटी या मोलरिटी दे दी जाए और वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ ले H2O2 की, इसको लगा देना रेडीमेड। क्वेश्चन बताता हूं, आप लिख लो पहले इसे। देखिए इसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूले लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। 3 क्वेश्चन हमने ले लिए आए। अब इसमें कह रहा है आपको स्ट्रेंथ दी हुई है और निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, ये फार्मूला लगा दीजिए। स्ट्रेंथ कितनी है ग्राम पर लीटर में, नॉर्मलिटी निकाल लेता हूं, इक्विवेलेंट वेट मैंने H2O2 का भी निकाल के दिखा दिया, इसको सॉल्व कर लो ये आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी मालूम नहीं, तो रेडीमेड फार्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है ये, नॉर्मलिटी की जगह ये रख दीजिए, बस ये आपका आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल आएगी। लिख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिख लिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बस ये सॉल्व कर लो, ये 10 आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कह रहा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो, नॉर्मलिटी दे रहा हूं, बेकार है ये फार्मूला लगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है ये इंटू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी गिवन है 2, तो
आंसर आ जाएगा। और इसी में एक पार्ट और ले लिया है हमने कि मोलरिटी दी हो तो अभी मैंने आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला मोलरिटी के टर्म्स में ये लिखवाया था। अब आप मोलरिटी रख दो 1/10 गिविंग, ये आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ? तीसरा क्वेश्चन है, उसे देखिए। ये कह रहा है स्ट्रेंथ निकालो और वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रहा। तो क्या करेंगे आप? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला नॉर्मलिटी के टर्म्स में ये होता है। तो ये दिया 10 वॉल्यूम, इससे आप नॉर्मलिटी निकाल दो, क्या आ जाएगी? 0.56 नॉर्मलिटी आ गई। और मुझे क्या निकालना है? स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, उसका फार्मूला ये होता है। तो नॉर्मलिटी की जगह रख दीजिए ये इक्विवेलेंट वेट H2O2 का मैंने शुरू में निकाल के दिखा दिया है 70। ठीक है, ये 10/5.6 हो जाएगा नॉर्मलिटी, 10/5.6। इसका मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा आंसर 30.36। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल 3 फार्मूले याद रखिए। ये वाला फार्मूला तब लगा देना अगर स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में ली, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के 2 फार्मूले हैं, नॉर्मलिटी के लिए ये गिवन हो और मोलरिटी के लिए। इन 3 से सवाल बाहर जाएगा ही नहीं H2O2। ये 3 क्वेश्चन अगर आपने बिना देखे कर लिए, हो गया बस काम। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे पूरा H2O2 के बारे में, है ना, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, लाइक तो आपकी इच्छा होती है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, दिल को छूता है, तो लाइक करिए या ना करिए। लेकिन सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनती है वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंचती है। ये है फायदा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक आर्बिट्रेरी है, स्वेच्छा है ना, करो मत करो, अच्छा लगे तो करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब जरूरी। ठीक है, तो अगर आपको H2O2 का वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्र बंधुओं को भी बताओ, है ना, ये चीज ज्यादा लोगों पे फैले। तो इसको लिख लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे, लिख लें।